Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samal Slim, course instructor for the subject of economics. This is our first lecture. In this lecture, we will discuss about the basic 10 principles of economics. Here we have the questions about which we are going to talk about. What are the principles of how people make decisions? What are the principles of how people interact? What are the principles of how the economy as a whole works? Basically, we have three perspectives about economics. First is individual perspective, second is societal perspective, and third is governmental or economy as a whole perspective. First of all, we are going to start the definition of economics, what economics is all about. Scarcity, the limited nature of society's resources. What is scarcity? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना हो आपने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब आपके पास आपकी आमदनी महदूद हो और आपके अखराजात लामहदूद हों तो आप उनको किस तरह से मैनेज करते हैं, या उन अखराजात को पूरा करने के लिए आप अपनी आमदनी का बजट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इसके बारे में हम लोग इकोनॉमी के अंदर या इकनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इकनॉमिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। वही बात कि आपकी इकॉनमी, आपकी सोसाइटी या आपकी स्टेट अपने लिमिटेड या महदूद ज़राए को किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह से उनको उनकी उनकी प्रॉपर एलोकेशन करती है कि उससे आपकी सोसाइटी में रहने वाले जो तमाम अफराद हैं बेनिफिट हासिल कर सकें। यहाँ पर भी हम लोग तीन हवाले से इकनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ पीपल डिसाइड व्हाट टू बाय, हाउ मच टू वर्क, सेव एंड स्पेंड। यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपकी इकॉनमी में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए किन किन ज़राए से अपनी आमदनी को कमाना है, कितना काम करना है, क्या चीज़ ख़रीदनी है, यानी क्या चीज़ उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, और कितना उन्होंने अपनी आमदनी का हिस्सा बचाना है बचत की सूरत में, और कितना उन्होंने अपने डिफरेंट जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ख़र्च करना है, स्पेंड करना है। ये था हमारे पास इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अब हम लोग देख लेते हैं आपका फर्म पर्सपेक्टिव, यानी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से ये डिसाइड करती हैं कि उन्होंने अपने अवेलेबल रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। हाउ फर्म्स डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी वर्कर्स टू हायर। यानी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये डिसाइड करना होता है अपने रिसोर्सेज को ही देखते हुए कि हम लोगों ने कितनी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितने वर्कर्स को हायर करना है। ये था हमारे पास फर्म पर्सपेक्टिव। अब हम लोग देख लेते हैं सोसाइटियल पर्सपेक्टिव। हाउ सोसाइटी डिसाइड हाउ टू डिवाइड इट्स रिसोर्सेज बिटवीन नेशनल डिफेंस, कंज्यूमर गुड्स, प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट एंड अदर नीड्स। अब क्या है, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी की एज अ होल बात कर रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में मौजूद रिसोर्सेज को हम लोगों ने किस तरह से यूटिलाइज़ करते हुए ओवरऑल सोसाइटीज़ के मेंबर्स को भी बेनिफिट देना है, और हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज की डिवीज़न किस तरह से करनी है, यानी हाउ मच ऑफ आवर रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफेंस, हाउ मैनी रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू कंज्यूमर गुड्स एंड सो ऑन। तो ये था जी इकनॉमिक्स की डेफिनेशन के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पर इंडिविजुअल, सोसाइटियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक 10 प्रिंसिपल्स को, जिसमें सबसे पहली हमारी जो कैटेगरी है वो है हाउ पीपल मेक डिसीजंस। वही बात कि हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रिंसिपल्स को। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं हम लोग देखते हैं। पीपल फेस ट्रेड ऑफ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ट्रेड ऑफ क्या होता है। ट्रेड ऑफ एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जहाँ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होते हैं किसी भी चीज़ को चूज़ करने के हवाले से। हम लोगों ने ये डिसाइड करना होता है कि हम लोगों ने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है और किस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना है। यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहे हैं, गोइंग टू अ पार्टी
द नाइट बिफोर योर मिड टर्म लीव्स लेस टाइम फॉर स्टडिंग। यानी यहाँ पर वो एक स्टूडेंट की एग्जांपल दे रहे हैं कि उसके पास एक वीकेंड है एक तरह से, और उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी है। तो अब उसने ये डिसाइड करना है कि उसने इस वीकेंड पर पार्टी पर जाना है या स्टडी करनी है। यानी उसके क्या क्या फेस कर रहा है, ट्रेड ऑफ फेस कर रहा है। उसने ये प्रायोरिटाइज़ करना है, ये डिसाइड करना है कि इन दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है उसने। उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट रिक्वायर्स रिसोर्सेज दैट कुड अदरवाइज बी यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। अब यहाँ पर वो हमें ओवरऑल सोसाइटी की एक डेफिनेशन दे रहे हैं ट्रेड ऑफ के हवाले से, कि आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं या तो आप उनको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करें या फिर अपने कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करें। इसके एग्जांपल इस तरह से मैं देता हूँ केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं या तो वो अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं या फिर उस केमिकल को यूज़ करते हुए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, सॉरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या है जी, अब यहाँ पर भी ट्रेड ऑफ करना है। आपकी इंडस्ट्री ने ये डिसाइड करना है कि उसने अपने सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए कंज्यूमर गुड्स को भी प्रोड्यूस करना है और साथ साथ उसने अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना है। इसको हम देखते हैं मज़ीद डिटेल में। सोसाइटी फेसिस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑफ। अब हम सोसाइटी के ट्रेड ऑफ के हवाले से बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी वर्सेस इक्वलिटी। एफिशिएंसी क्या है? वन सोसाइटी गेट्स द मोस्ट फ्रॉम इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। एफिशिएंसी ये है कि आपकी सोसाइटी के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं आप उनसे मैक्सिमम जो है बेनिफिट ले रहे हैं या हासिल कर रहे हैं। इक्वलिटी क्या है? व्हेन प्रॉस्पेरिटी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अमंग सोसाइटीज़ मेंबर्स। वो जो रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करते हुए उनसे बेनिफिट अचीव कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग उससे इस्तेफादा हासिल करें, तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वलिटी। Trade off to achieve greater equality could redistribute income from wealthy to poor, but this reduce incentive to work and produce. अब यहाँ पर वो ट्रेड ऑफ की एग्जांपल एफिशिएंसी एंड इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं कि एफिशिएंसी क्या है कि आपकी सोसाइटी में रहने वाले जो रिच पीपल हैं या वेल्थी पीपल हैं, आप उनकी इनकम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, लाइक जैसे हम लोग टैक्सेस की बात करते हैं, हम लोग डिफरेंट फीसेस की बात करते हैं, उनको आप लोग इस तरह से कलेक्ट करें कि उनको आप लोग फिर सोसाइटी में रहने वाले पुअर जो पर्सनस हैं उनके ऊपर आपकी गवर्नमेंट उनको स्पेंड करे। तो ये क्या है जी? एफिशिएंसी है, और इसी को ही हम इक्वलिटी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें तो इससे क्या होता है, बट दिस रिड्यूस इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस। यानी वो पैसा जो मज़ीद पैसा बनाने में काम आना था, मज़ीद उसको अगर आप री इन्वेस्ट करते तो उससे आप डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके बिजनेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपकी सोसाइटी में ने ट्रेड ऑफ को फेस किया। ट्रेड ऑफ मीन्स कि आपने प्रायोरिटाइज़ किया कि वो जो पैसा आप लोगों ने टैक्स की सूरत में या किसी और सूरत में इकट्ठा किया है उसको आप गरीबों में बांट दें। यानी ये क्या किया आपने, सोसाइटी को एक तरह से बेनिफिट दिया है, एफिशिएंसी है, और ये क्या है, इक्वालिटी भी है। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रिंसिपल है, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। मेकिंग डिसीजंस रिक्वायर्ड कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। ये भी आपके फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह ही है कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट चॉइसेस होते हैं। उन चॉइसेस को आप जब प्रायोरिटाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस या कॉस्ट एंड बेनिफिट कंपैरिजन की बेसिस के ऊपर। कैसे? सिंपल सी इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप हमेशा वही काम करना चाहते हैं जिसके ऊपर आपकी लागत यानी उसके ऊपर ख़र्च कम से कम आए और उससे फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके कॉस्ट और बेनिफिट का। यहाँ पर एक जिक्र करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी आइटम इज़ वट एवर मस्ट बी गिवन अप टू ऑब्टेन इट। इसका मतलब ये है कि जब आप एक चॉइस को छोड़ते हैं और उसके बदले में दूसरी चॉइस को अडॉप्ट करते हैं तो वो जो पहली चॉइस को आपने छोड़ा आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेयर कर रहे होते हैं। इट इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। Going to college for a year is not just the tuition, books and fees, but also the foregone wages. अब क्या है जी, आप अगर कहीं पर स्टडी करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में तो आप ना सिर्फ वहाँ की ट्यूशन, बुक्स और फीस का ख़र्चा बर्दाश्त कर रहे होते हैं बल्कि foregone wages यानी आने जाने के जो भी अखराजात होते हैं वो भी बेयर कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल वो देते हैं, सीइंग अ मूवी इज़ नॉट जस्ट द प्राइस ऑफ द टिकट बट द वैल्यू ऑफ द टाइम यू स्पेंड इन द थिएटर। अब क्या है जी, आप कहीं पर क्या करते हैं,
मूवी देखने जाते हैं किसी भी थिएटर के अंदर। अब थिएटर में बज़ाहिर तो आप लोग उसका जब टिकट परचेज़ करते हैं तो वही आपको कॉस्ट लग रही होती है। एक्चुअली क्या है कि आप वहाँ पर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं, एक तरह से वेस्ट कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। यानी आपके टिकट के पैसों के साथ साथ आपका टाइम भी वहाँ पर स्पेंड हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये था जी सेकंड प्रिंसिपल, यानी कि हम किसी भी चीज़ को अवेल करने के बदले में उसके अगेंस्ट कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कॉस्ट पेयर कर रहे होते हैं। और ये भी हम लोग देखते हैं क्या कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो हम लोगों ने ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है कि वहाँ पर हम इतनी जब कॉस्ट कंज्यूम करेंगे तो उससे हासिल होने वाला जो बेनिफिट होगा वो उस कॉस्ट से ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर तो आपका बेनिफिट उस कॉस्ट से ज़्यादा है देन तो आप उस काम को करेंगे, लेकिन उससे हासिल होने वाला अगर बेनिफिट कॉस्ट की निस्बत कम है और कॉस्ट आपकी ज़्यादा उसके ऊपर लगती है तो फिर आप उस काम को अवॉइड करेंगे, यानी कि आप उस काम को ना करने का डिसीजन लेंगे। थर्ड प्रिंसिपल इज़ रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। अब रैशनल पीपल कौन है और मार्जिनल चेंजेस क्या होते हैं हम देख लेते हैं। सिस्टमेटिकली एंड पर्पसफुली डू द बेस्ट दे कैन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। रैशनल पीपल जो हैं ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने के टाइम पर ये देखते हैं कि उसको करने के साथ हमें फ़ायदा कितना हासिल होगा। अगर उसके अंदर हम किसी भी चीज़ को एडप्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को एडिशनल उसके अंदर अवेल करते हैं तो उससे हासिल होने वाला फ़ायदा जिसको हम लोग मार्जिनल चेंजेस का नाम देते हैं वो कितना होगा। मेक डिसीजंस बाय इवेल्युएटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मार्जिनल चेंजेस, इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट टू एन एग्जिस्टिंग प्लान। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर भी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग देखते हैं मार्जिनल चेंजेस। मार्जिनल चेंजेस रेफर करते हैं कि ऐसी टर्म को जिसके अंदर हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लान होता है उससे तो हमें ऑलरेडी फ़ायदा हो ही रहा होता है। अगर हम उसमें मज़ीद किसी भी चीज़ की कॉस्ट एडअप करते हैं तो उससे हमारे जो बेनिफिट है उसके अंदर कितना चेंज आता है, दैट इज़ कॉल्ड योर मार्जिनल चेंजेस। इसको भी हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। When a student considers whether to go to the college for an additional year, he compares the fees and foregone wages to the extra income he could earn with the extra year of education. सिंपल कि आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है। अब आप ये सोचते हैं कि सिंपल अगर मैं ग्रेजुएशन के साथ कहीं पर जॉब करता हूँ तो मुझे उसका 30,000 या 35,000 पे किया जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी इस जो क्वालिफ़िकेशन है इससे रिलेटेड कोई एडिशनल डिप्लोमा कर लेता हूँ 1 साल का, उससे क्या होगा, मुझे उस डिप्लोमा की फ़ीस तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन उस डिप्लोमा की जब डिग्री मेरे पास होगी और मेरी सीवी में उसको मैं ऐड करूँगा तो हो सकता है या यकीनन मुझे उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी, कि फिर मुझे 40,000 या 45,000 पर मंथ जो है मेरी जॉब से मिल सकता है। दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल चेंजेस। और ये क्या है जी, एक रैशनल पर्सन की ये थिंकिंग होती है कि मैं जितना ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ में, एबिलिटीज़ में या अपने रिसोर्सेज में इजाफा करता चला जाऊँगा, उसका जो इन फ्यूचर मुझे बेनिफिट मिलेगा वो भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। एक और एग्जांपल वो देते हैं, व्हेन अ मैनेजर कंसीडर वेदर टू इंक्रीज आउटपुट, शी कंपेयर्स द कॉस्ट ऑफ द नीडेड लेबर एंड मटेरियल्स टू द एक्स्ट्रा रेवेन्यू। अब ऊपर वाली एग्जांपल हमने इंडिविजुअल लेवल की ली है, नीचे वाली एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मैनेजर ये चाहती हैं कि उनको अपना आउटपुट यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करना है, अपनी लेबर में की तादाद में भी इजाफा करना है। तो यहाँ पर वो कंपैरिजन करेंगी अपनी लेबर कॉस्ट और आउटपुट के बेनिफिट का, कि अगर तो लेबर बढ़ाने से उनके आउटपुट में इजाफा होने से उनके रेवेन्यू में इजाफा होता है तो फिर क्या कर सकती हैं, वो अपनी लेबर की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। क्या इंसेंटिव्स क्या होते हैं? समथिंग दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। यानी कि ऐसी चीज़ जो कि इम्पोज कर दी जाती है रिवॉर्ड या पनिशमेंट की सूरत में, हम उसको ज़्यादा उसके साथ करते हैं, एंथुइज्म के साथ। रैशनल पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अब रैशनल पीपल जिसका हमने पिछले प्रिंसिपल में भी जिक्र किया है, अगर उनको कोई इंसेंटिव नज़र आ रहा हो किसी भी काम को करने के हवाले से तो वो उसको करते हैं। एग्जांपल, व्हेन गैस प्राइसेस राइज कंज्यूमर बाय मोर हाइब्रिड कार्स एंड फ्यूअर गैस गजलिंग। अब यहाँ पर क्या है जी, आप एक तरह से आप इसको ले सकते हैं इस एग्जांपल को पनिशमेंट के हवाले से। कि अगर जब आपकी गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हाइब्रिड कार्स को परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
दूसरी एग्जांपल है वन सिगरेट टैक्सेस इंक्रीजेस टीन स्मोकिंग फॉल्स। जब आपके जो सिगरेट है उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, यानी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, तो आपके जो टीन एजर्स जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसका एक्स्ट्रा पे कर सकें। तो यानी हम लोगों ने यहाँ पर देखा रैशनल पीपल वाइल दे आर गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग, वो इंसेंटिव्स को भी देख रहे होते हैं कि किस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा, सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, पे करना पड़ता है या किसके ऊपर हमें कम पे करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इस प्रिंसिपल के अंदर ये देखा कि हम लोग जब भी किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं तो उसके इंसेंटिव्स को भी देखते हैं कि उसके ऊपर हमें रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है। देन वी हैव फिफ्थ प्रिंसिपल, और यहाँ पर अगर आप लोग देखें इन प्रिंसिपल्स की कैटेगरी चेंज हो गई है, हाउ पीपल इंटरेक्ट। इससे पहले जो फोर प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनका ताल्लुक था हाउ पीपल टेक डिसीजंस, यानी वो किस तरह से डिसीजंस को लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के टाइम पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। अब यहाँ पर ट्रेड की बात कर रहे हैं, जाहिर है जब हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं। Rather than being self-sufficient, people can specialize in producing one good or service and exchange it for other goods. इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि आप हर चीज़ के अंदर महारत रखते हो, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता सम टाइम कि आप तमाम ही चीज़ों में एक्सपर्ट हों, तो क्या करते हैं आप जिस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई सर्विस भी हो सकती है, और उसको फिर एक्सचेंज करते हैं दूसरे लोगों के साथ उस चीज़ के बदले में जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। सिंपल इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, आपकी वो जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर क्या है, गंदम की पैदावार बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और आपका एक और मेंबर है सोसाइटी का, उसके पास जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर चावल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। अब ऐसा मुमकिन नहीं है पर्सन ए गंदम भी काश करे और चावल भी काश करे, क्योंकि उसके पास जो पैदावार है यानी उसके पास जो स्पेशलिटी है वो गंदम की प्रोडक्शन के अंदर है। जो सेकंड पर्सन है यानी पर्सन बी जो है उसके पास राइस की प्रोडक्शन की स्पेशलिटी मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे अपनी अपनी कमोडिटीज़ को। अगर गंदम वाले ने गंदम प्रोड्यूस की है उसको चावल भी चाहिए, चावल वाले ने चावल प्रोड्यूस किया उसको गंदम भी चाहिए, तो वो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से क्या है जी, वो एक सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे के साथ ट्रेड ऑफ करेंगे और एक दूसरे को बेटरमेंट देंगे, एक दूसरे को फ़ायदा देंगे। ये तो हमने बात की इंडिविजुअल लेवल की। अब हम बात करते हैं स्टेट या कंट्री लेवल की। कंट्रीज़ ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन। आपकी जो कंट्री वाइज ट्रेड होती है जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड का नाम देते हैं, वो भी इसी बेस के ऊपर होती है, इसी प्रिंसिपल के बेस के ऊपर। गेट अ बेटर प्राइस अब्रॉड फॉर गुड्स दे प्रोड्यूस, यानी हम लोग ऐसी कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को भिजवाते हैं, यानी उनको एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पर हमें उनकी कीमत अच्छी वसूल हो रही होती है। और हम लोग एक्सपोर्ट कब करते हैं, जब हमारे पास यानी हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, अपनी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के बाद हम उन ममालिक को वो चीज़ भिजवा देते हैं जिन ममालिक को उस चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो फिर हमें उसका पे करते हैं। बाय अदर गुड्स फॉर मोर चीपली फ्रॉम अब्रॉड दैन कुड बी प्रोड्यूस्ड एट होम। और समटाइम ऐसा होता है कि हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम अपने मुल्क में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अगर प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत कम तादाद में प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसको किसी ऐसे मुल्क से इंपोर्ट कर लेते हैं जो उसकी प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। देन वी हैव नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये भी हमारे हाउ पीपल इंटरेक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं मार्केट की और इकोनॉमिक एक्टिविटी की। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नीड नॉट बी इन अ सिंगल लोकेशन। अब क्या है कि जी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, या आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं अ प्लेस वेयर डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर टू डू सम इकनॉमिक एक्टिविटी। अब क्या है जी, मार्केट एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर मुख्तलिफ ख़रीदार और फ़रोख्तकार मौजूद होते हैं। ख़रीदार अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं, और फ़रोख्तकार अपनी अपनी बनाई की चीज़ों को वहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए आते हैं। और ये जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड इकनॉमिक एक्टिविटी। यानी हम लोग बीइंग अ सेलर,
हम लोग क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न रेवेन्यू। और बीइंग कंज्यूमर हम लोग वहाँ पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? परचेजिंग, बाइंग। ठीक है, और वो क्यों कर रहे हैं? अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। कहते हैं ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस। व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, ये किसके एंड के ऊपर है? सेलर के एंड के ऊपर है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के एंड के ऊपर है। हाउ टू प्रोड्यूस दैम, ये भी उसी के ही एंड के ऊपर का एक तरह से डिसीजन है कि किस तरह से उस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से फैक्टर्स हमें ज़रूरत होंगी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में। हाउ मच ऑफ ईच टू प्रोड्यूस, और हम लोगों ने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में प्रोड्यूस करनी है। हु गेट्स दैम, और उसको ख़रीदेगा कौन। ये क्या है जी? हमें मार्केट डायमेंशन से बताती हैं आपके मैन्युफैक्चरर को, आपके प्रोड्यूसर को या आपके सेलर को कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की जो है आजकल सीज़न है। ये तमाम चीज़ें आपको मार्केट पेनिट्रेशन या मार्केट कंडीशन से पता चलता है। उसके बाद वो कहते हैं अ मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज थ्रू द decentralized decisions of many household and firms as they interact in markets। मार्केट इकोनॉमी क्या है? कि आपको आपके कंज्यूमर्स की तरफ से पता चलता है। ज़ाहिर है मार्केट में जो भी चीज़ प्रोड्यूस करके सेल के लिए भेजी जाती है उसको आपके कंज्यूमर्स ही परचेज़ करते हैं, और कंज्यूमर्स ही बेसिकली ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस चीज़ का मार्केट के अंदर बिजनेस होना चाहिए। जब तक उस प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट के अंदर बायर, परचेज़र या कंज्यूमर मौजूद नहीं होगा तो वो मार्केट फ्लॉप हो जाएगी। फेमस इंसाइट बाय आदम स्मिथ इन द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आदम स्मिथ कौन था। ये यही बेसिकली फाउंडर था इकनॉमिक्स का, और इसने सबसे पहले किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस अक़वाम दौलत के नाम से 1776 में। ईच ऑफ दीज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स एक्ट्स एज इफ लेड बाय एन इनविजिबल हैंड टू प्रमोट जनरल इकोनॉमिक वेल बीइंग। वो कहते हैं आपकी इकोनॉमिक की वेल बीइंग के अंदर ये दो पार्टीज़, ये दो पर्सनस ही बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। कौन सी दो पार्टीज़ और पर्सनस? आपके बायर और सेलर। इसी प्रिंसिपल को मज़ीद डिस्कस करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर द इनविजिबल हैंड वर्क्स थ्रू द प्राइस सिस्टम। द इंट्रैक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइन प्राइसेस। अब क्या है, किसी भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट और सर्विस के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो आपकी किसी भी चीज़ की प्राइस होती है, और वो कैसे डिटरमाइन की जाती है? आपके सेलर और बायर के म्यूचुअल जो डिस्कशन होती है, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट को देखते हुए आप कोई भी चीज़ मार्केट में ऐसी प्रोड्यूस करें जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख लें, और आपके वहाँ के जो कंज्यूमर्स हों उस मार्केट के, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इतनी ना हो, तो उस प्राइस को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से आपके कंज्यूमर्स ही बेसिकली ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो कितनी प्राइस रेंज के अंदर उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। ईच प्राइस रिफ्लेक्ट्स द गुड्स वैल्यू टू बायर्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड। किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है वो दो तरह से उस प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर रही होती है। अगर हम कंज्यूमर एंड के ऊपर बात करें तो हम किसी भी चीज़ की कीमत उतनी ही अदा करते हैं जितनी की उस चीज़ की वैल्यू होती है या वर्थ होती है, और बीइंग अ सेलर हम किसी भी चीज़ की प्राइस उतनी ही रखते हैं जितनी कि उसकी कॉस्ट उसके ऊपर आई हुई होती है। थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए ही हम उसकी प्राइस को सेट करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो है गवर्नमेंट्स कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। हम मार्केट की बात कर रहे हैं। अब पहले हम लोगों ने देखा कंज्यूमर और बायर की इन्वॉल्वमेंट थी आपकी मार्केट के अंदर। अब हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है आपकी मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर और प्राइसेस के अंदर स्पेशली। इंपॉर्टेंट रोल फॉर गवर्नमेंट इन्फोर्स प्रॉपर्टी राइट्स विद पुलिस एंड कोर्ट्स। अब क्या है, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट आपके सेलर और आपके बायर को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही होती है डिफरेंट लॉज और डिफरेंट रेगुलेशंस को इम्पोज करके मार्केट के अंदर। सिंपल मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं। कंज्यूमर कोर्ट का क्या काम है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ ख़रीदते हैं और वो प्रोडक्ट आपकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं करती, या वो जिस प्रोडक्ट को बेचने के टाइम पर उस सेलर ने जो चीज़ क्लेम की थी अगर वो क्लेम पूरा नहीं करती वो प्रोडक्ट, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में उस प्रोड्यूसर, उस सेलर या उस मैन्युफैक्चरर के ख़िलाफ़ सू भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आपको एक राइट दिया है कि आप अपनी ख़रीदी गई चीज़ को क्या कर सकते हैं, बीइंग योर राइट उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। People are less inclined to work, produce, invest or purchase it large risk of their property being stolen। और इसी तरह से जब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल
आप मार्केट के अंदर कोई सर्विस दे रहे हैं और सर्विस के बदले में बीइंग अ सेलर आपको उसका मुआवजा सही से नहीं मिलता, तो भी आप गवर्नमेंट रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए अपने राइट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे मार्केट फेलियर की यहाँ पर बात करते हैं, व्हेन द मार्केट फेल्स टू एलोकेट सोसाइटीज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब मार्केट के अंदर ना तो आपका सेलर बेनिफिट ले रहा है, ना ही आपका बायर बेनिफिट ले रहा है, तो वो मार्केट क्या है, मार्केट फेलियर है। यानी आपकी मार्केट फेल हो गई है रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में एलोकेट करने के हिसाब से, क्योंकि मार्केट तो बनाई ही प्रोड्यूसर और सेलर के लिए गई है। अब अगर दोनों लोग ही मार्केट में एडवांटेज या बेनिफिट नहीं ले रहे, तो क्या है जी, वो मार्केट फेलियर कहलाता है। कॉजेज़ क्या है, एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं, व्हेन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ अ गुड इफेक्ट्स बाय स्टैंडर्ड्स और पोल्यूशन। जैसे हमने पिछले एक प्रिंसिपल में डिस्कस किया था, केमिकल इंडस्ट्री किस तरह से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करती है, ये कहलाती है एक्सटर्नैलिटी। और ये आपकी क्या है जी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। यानी कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, और उसकी जो गैसेस हैं वो आप अपनी फ़िज़ा में उनको खारिज करते हैं, तो आपका ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो ये क्या है, आपके मार्केट फेलियर की एक वजह है। मार्केट पावर क्या है, अ सिंगल बायर और सेलर हैज़ सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट प्राइस, मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होती है, जब मार्केट में किसी भी चीज़ का सेलर एक ही पर्सन हो और वही उस चीज़ का प्रोड्यूसर हो, और उस प्रोडक्ट की कोई भी मार्केट के अंदर जो क्लोज सब्सटीट्यूट होता है वो मौजूद ना हो, उसको मोनोपोली का नाम देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर आपका वापडा के महकमे की मोनोपोली है, क्योंकि कोई और ऐसा इदारा नहीं है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आगे सप्लाई दे रहा हो। तो हम लोग क्या है, मजबूर है वापडा से बिजली लेने पर, और वो चाहे जितने मर्जी बिलों में इजाफा कर दे, हम लोगों ने उस बिजली को इस्तेमाल करना है। तो ये भी मार्केट फेलियर की ही एक सबब बनती है कि यहाँ पर वजह बनती है कि यहाँ पर आपका सेलर तो खुश है कि वो जितना मर्जी उसका रेट चार्ज कर रहा है, लेकिन आपका बायर जो है वो उसको उस इकॉनमी के अंदर इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, उस चीज़ को, उस सर्विस को यूज़ करने का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसके बदले में जो उसको पे करना पड़ रहा है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन है। अ, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो एट्थ प्रिंसिपल है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर है, हाउ द इकॉनमी एज अ होल वर्क्स। इससे पहले हम लोगों ने जो प्रिंसिपल पढ़े थे वो हम हाउ पीपल टेक डिसीजंस, देन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ सोसाइटी। अब हम बात करेंगे ओवरऑल इकॉनमी एज अ होल किस तरह से वर्क करती है। Principle number 8, a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services। यहाँ पर हम लोग इकॉनमी एज अ होल को स्टेट वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो वहाँ पर प्रोड्यूस की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूज वेरिएशन इन लिविंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्रीज एंड ओवर टाइम, एवरेज इनकम इन रिच कंट्रीज इज़ मोर देन 10 टाइम्स एवरेज इनकम इन पुअर कंट्रीज़। अब यहाँ पर क्या है, एक मुल्क में रहने वाले लोग साल भर में जितनी आमदनी कमाते हैं उससे पता चलता है कि वो क्या है जी, कंट्री डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है। ठीक है, यानी वो कहते हैं यहाँ पर एवरेज इनकम इन रिच कंट्रीज इज़ मोर देन 10 टाइम्स एवरेज इनकम इन पुअर कंट्रीज़। एवरेज इनकम की बात कह रहे हैं कि जो आपकी डेवलप कंट्रीज़ हैं या रिच कंट्रीज़ हैं उनमें रहने वाले लोग जो एवरेज इनकम कमाते हैं, पुअर कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम से 10 गुना ज़्यादा है। तो यूएस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टुडे इज़ अबाउट 8 टाइम्स लार्जर देन 100 ईयर्स अगो। यूएस जो आपकी कंट्रीज़ हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनका मयार ज़िंदगी क्यों बुलंद है, क्योंकि वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोडक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर। अब वो कहते हैं मेयार ज़िंदगी के बुलंद होने की जो बेस है वो प्रोडक्टिविटी है। यानी आपका पर जो यूनिट या पर यूनिट प्रोडक्शन है वो कितनी लेबर उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी कि पर यूनिट ऑफ लेबर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पाकिस्तान में रहने वाला बंदा इतना ज़्यादा कोई हाई क्वालिफाइड नहीं है, इतना ज़्यादा कोई टेक्निकल उसके पास नो हाउ नहीं है, तो वो क्या है जी, पुराने तरीके के मुताबिक किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि आपके इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे है, उनके पास मशीनरी भी एडवांस है, उनके पास टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है वो भी हमारी निस्बत ज़्यादा है। तो वहाँ पर एक मज़दूर हम कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो हमारे मुल्क का एक मज़दूर 1 घंटे के अंदर
20 to 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी, यानी आपकी और उनकी प्रोडक्टिविटी के जो है अंदर फ़र्क पाया जाता है। दैट्स वाई वी कैन से दे आर their living standard is higher more than us. Productivity depends on the equipment, skills and technology available to workers. वही बात जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है कि प्रोडक्टिविटी की जो इंहसार है वो आपके पास मौजूद इक्विपमेंट्स, स्किल्स, टेक्नोलॉजी और अवेलेबल जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। Then we have principle number 9, prices rise when the government prints too much money. अब आपकी गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा नोट छापना शुरू कर देती है तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये समझते हैं कि जितने ज़्यादा पैसे भाई क्यों प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि इसका जो रिलेशन है आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी के साथ वो इन्वर्स है। आप जितने ज़्यादा नोट बगैर किसी सिक्योरिटी के छापते चले जाते हैं आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस अप होती चली जाती हैं जो कि कहलाती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। आपकी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में मुसलसल इजाफे का नाम इन्फ्लेशन है और वो कब होता है जब आपकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नोट छापना शुरू कर दे। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं जब सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। In the long run, inflation is almost always caused by excessive growth in the quantity of money. यानी आप लंबे अरसे तक के लिए बगैर किसी सिक्योरिटी के नोट छापते चले जा रहे हैं, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी या फ्लो ऑफ मनी में इजाफा होता चला जा रहा है, विच कॉजेज द वैल्यू ऑफ मनी टू फॉल। यानी और इससे क्या होता है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में इजाफा होता है और दूसरा आपके पैसे की वैल्यू भी कम होती है। द फास्टर द गवर्नमेंट क्रिएट्स मनी द ग्रेटर द इन्फ्लेशन रेट। आपकी गवर्नमेंट जितना ज़्यादा मनी को क्रिएट करती चली जाएगी आपकी इन्फ्लेशन उतनी ही हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। Then we have last but not least principle, society faces a short-term trade-off between inflation and unemployment. ट्रेड ऑफ का हमने ऊपर जिक्र किया है, इन्फ्लेशन का अभी जिक्र किया है, अब हम इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा करने जा रहे हैं, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। In the short run, 1 to 2 years, many economic policies push inflation and in unemployment in opposite directions. कहते हैं जब हम शॉर्ट रन यानी 1 या 2 सालों की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऐसी डिज़ाइन करती है जिससे आपकी इन्फ्लेशन पुश होती है, लाइक जानबूझ के इन्फ्लेशन को क्रिएट किया जाता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। अदर फैक्टर्स कैन मेक दिस ट्रेड ऑफ मोर और लेस फेयरेबल बट द ट्रेड ऑफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। ट्रेड ऑफ जिसका हमने ऊपर जिक्र किया था, ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि जब आप लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं और दूसरी चीज़ को कंप्रोमाइज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए इसी को प्रायोरिटाइज़ करते हुए इन्फ्लेशन को क्या कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करते हुए इन्फ्लेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है और थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट ये 10 प्रिंसिपल्स ही आपको हेल्प आउट करेंगे नेक्स्ट जो जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में। तो आज के लेक्चर में अगर 10 प्रिंसिपल्स में से आपको कोई भी प्रिंसिपल समझ नहीं आया तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्दर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।